नमस्कार दोस्तों, 132 KV SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सीमेंस का एक सर्किट ब्रेकर है। इस सर्किट ब्रेकर में जो हम लोग देखते हैं फिज़िकल, आज हम लोग इसको देखेंगे। फिज़िकली इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली वर्क कैसे करता है, ओवरऑल क्या क्या पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है। कम से कम कंपोनेंट्स को हमें पहचानने के लिए आना चाहिए कि कंपोनेंट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये मैकेनिज्म सेक्शन है और ये मार्शलिंग बॉक्स का सेक्शन है, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म सेक्शन है। मैकेनिज्म सेक्शन में दो स्प्रिंग आपको सीमेंस वाले में दिखते हैं, दो स्प्रिंग। एक जो है ये थोड़ा सा बड़ा सा और ज़्यादा मजबूत स्प्रिंग दिखता है जो कि आपको क्लोजिंग स्प्रिंग कहलाता है। ये क्लोजिंग स्प्रिंग अगर ये जो पॉइंट है ये इस पोजीशन पर रहेगा तो डिस्चार्ज माना जाता है। अभी ये क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है, क्लोजिंग स्प्रिंग अभी चार्ज्ड है। इसी क्लोजिंग स्प्रिंग के साथ जो है कपल्ड होता है इस मैकेनिज्म के थ्रू इंटरनली ये ट्रिपिंग स्प्रिंग, ठीक है। जब क्लोजिंग स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज होता है, मतलब क्लोजिंग का एक्शन होता है, तो बेसिकली ये ट्रिपिंग स्प्रिंग जो है, जब क्लोजिंग स्प्रिंग नीचे की ओर आता है, ये स्प्रिंग नीचे आएगा तो इसके साथ जो इंटरनली कपल्ड है ये ट्रिपिंग स्प्रिंग ये हल्का ऊपर की ओर आएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो स्प्रिंग यहाँ इलोंगेटेड है, ये हल्का कंप्रेस होकर के यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ तक चला जाएगा मतलब ये अब ट्रिपिंग का स्प्रिंग चार्ज होगा। ध्यान रखना है कि ट्रिपिंग का स्प्रिंग हमको मैनुअली चार्ज नहीं करना होता है, बल्कि क्लोजिंग के एक्शन के साथ ही ट्रिपिंग का स्प्रिंग चार्ज होता है। जब ये ट्रिपिंग का स्प्रिंग इस शाफ्ट को हल्का ऊपर की ओर पुश करेगा तो ब्रेकर के पोल जो है ऊपर में वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। ब्रेकर के पोल जो है ऊपर में इस शाफ्ट के थ्रू, ये शाफ्ट अपवर्ड मूवमेंट करेगा और ब्रेकर के पोल जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जब क्लोजिंग स्प्रिंग एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज होने के साथ ही जो इसका लिमिट स्विच है, वो लिमिट स्विच कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। एक्चुअली इसका लिमिट स्विच जो है इसके ऊपर है और लिमिट स्विच से कपल्ड ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है। इसको सीमेंस के केस में S16 से दिखाया जाता है। किससे? S16 से। ये S16 के आउटपुट कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये आउटपुट कॉन्टैक्ट्स क्या है, चारों तरफ है। तो ऑक्सिलरी जो आउटपुट कॉन्टैक्ट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म के या किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के, वो इक्विपमेंट के स्टेटस के साथ अपना स्टेटस भी चेंज करते हैं। अपना स्टेटस चेंज करते हैं कहने का मतलब क्या कि जो एनओ होते हैं वो उसके ट्रिप अवस्था में नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जो एनसी होते हैं वो उस इक्विपमेंट के ट्रिप या डी एनर्जाइज्ड अवस्था में कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। ट्रिप या डी एनर्जाइज्ड अवस्था, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होगा तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट क्या होगा, कंडक्टिंग होगा और एनओ कॉन्टैक्ट नॉन कंडक्टिंग। और जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो एनओ कॉन्टैक्ट कंडक्टिंग हो जाएगा और एनसी कॉन्टैक्ट नॉन कंडक्टिंग। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस तरीके के जो भी ऑक्सिलरी स्विच आपको दिखेंगे, एक ब्रेकर का अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है जो पीछे की ओर होता है और ये स्प्रिंग चार्ज के लिए दिया होता है। इस पर टैग अभी अवेलेबल नहीं है, S16 टैग इसका लगा रहता है, ठीक है। इसमें डायगोनली कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे इस पॉइंट का कनेक्शन जो है इन पॉइंट के साथ होगा। यहाँ पीछे जो पॉइंट्स है डायगोनली अपोजिट पॉइंट जो है, ठीक है ना, इन पॉइंट का इसके साथ में। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं S16 का 24, तो इस तरफ में जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ साफ साफ हमें दिखेगा S16 का 23। यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, S16 का 23, ठीक है ना। S16 जो है उसका 24, 23। जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो 23, 24 जो है कहीं पर आपको इस्तेमाल हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इस्तेमाल जहाँ हुआ होगा वहाँ इसका नेचर एनओ का होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास एग्जैक्ट ड्राइंग अवेलेबल नहीं है और आपको पता करना है कि ये किस तरीके की कॉन्टैक्ट है, कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है, चूँकि ये इस साइड से इस साइड वाला जो एनओ है और इस साइड से इस साइड वाला, यहाँ क्या है S1661, यहाँ पर है 1662, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने होगा। यहाँ क्या है S16 का 101, यहाँ पर S16 का 102, ठीक है, आमने सामने। तो ये दोनों जो है इस दोनों कॉर्नर पर क्या है, एनसी है और ये दोनों इस दोनों कॉर्नर पर एनओ है। अगर आपके पास नहीं है, ड्राइंग अवेलेबल नहीं है कि आप इन फेरूल्स को कंपैरिजन करके आप पता कर सके कौन सा एनओ कौन सा एनसी है, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप निकाल दीजिए दो टर्मिनल, यहाँ पर और यहाँ पर दो मल्टीमीटर लगा करके रखिए। स्प्रिंग को एक बार डिस्चार्ज कंडीशन में ले लीजिए। अगर डिस्चार्ज कंडीशन में ये कंडक्टिंग मिल जाता है, जैसे ये एनओ है, ये वाला सेक्शन एनओ है, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज कंडीशन में कंडक्टिंग नहीं मिलेगा और जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो ये कंडक्टिंग मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये S16 की बात होगी, मतलब स्प्रिंग चार्ज। तो जैसे ही क्लोजिंग स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज होता है क्लोजिंग के एक्शन के बाद, तो ये स्प्रिंग चार्ज का जो लिमिट स्विच है ये क्या करता है, इसको दोबारा चार्ज करने के लिए मोटर को कमांड देता है। मोटर जो है इस मैकेनिज्म के पीछे है, जब हम लोग बैक साइड चलेंगे तो हम लोग वहाँ पे मोटर को देख लेंगे, ठीक है। तो ये स्प्रिंग दोबारा चार्ज हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग के एक्शन के जस्ट बाद, चूंकि स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गया है, क्लोजिंग के करने के साथ ही साथ
तो उस क्लोजिंग के एक्शन के जस्ट बाद स्प्रिंग चार्ज होना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड कि स्प्रिंग चार्ज मोटर के लिए जो एसी या डीसी सप्लाई की जरूरत है वो अवेलेबल हो, जो एसी या डीसी सप्लाई की जरूरत है वो अवेलेबल होगा। तो क्लोजिंग एक्शन के साथ ही, एक्चुअली इसमें क्लोजिंग एक्शन का या ट्रिपिंग एक्शन का कोई कॉन्टेक्स्ट विशेष नहीं है, जब भी ये स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में होगा और इसके लिए चार्जिंग पावर अवेलेबल होगा, मतलब मोटर को चलाने के लिए एसी या डीसी पावर अवेलेबल होगा, तो ये स्प्रिंग चार्ज होना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग का डिस्चार्ज कंडीशन स्प्रिंग का चार्जिंग को इनिशिएट करता है, पोस्ट क्लोज या पोस्ट ट्रिप कंडीशन नहीं करता है। क्योंकि पोस्ट क्लोज कंडीशन में ही स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाता है, पोस्ट क्लोज होते ही स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाता है, इसीलिए पोस्ट क्लोज जो है स्प्रिंग की चार्जिंग हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्लोज करने के साथ ही स्प्रिंग जो है दोबारा चार्ज होने लगता है, ठीक है ना। चलिए, ये क्लोजिंग सेक्शन जो बड़ा सा होगा और ज्यादा मजबूत सा स्प्रिंग देखेगा वो क्लोजिंग स्प्रिंग, ये ट्रिपिंग स्प्रिंग, ठीक है। ये जो शाफ्ट है कॉमन शाफ्ट है जो कि पोल्स को मूव कराता है। मोटर सेक्शन पीछे देखेंगे। इसके बाद हम लोग इस तरफ में आते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या मार्शलिंग बॉक्स इसका कह सकते हैं। ये मैकेनिज्म सेक्शन हो गया या मार्शलिंग सेक्शन हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स की चर्चा हम लोग करते थे वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन कौन सा क्या कंपोनेंट है। जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, एक पिछला वीडियो है जिसमें ड्राइंग को हम लोग बहुत अच्छे से इलॉबरेट किए हैं, उस ड्राइंग में देख लीजिएगा, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए आप लोग, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। S20 जो है क्लोजिंग के लिए था, ग्रीन कलर का था, मतलब इसको दाबने पर लोकल से क्लोजिंग होगी। S21 जो है ओपन, मतलब ट्रिपिंग के लिए है, लोकल से ट्रिपिंग करने के लिए। S22 जो है ये डिस्चार्ज के लिए एक बटन है जो कैपेसिटर सेगमेंट लगा हुआ है, इमरजेंसी के केस में ट्रिपिंग करने के लिए, सोर्स के फेल के केस होने में ट्रिपिंग करने के लिए उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज, किसी भी मेंटेनेंस एक्टिविटी से पहले इसको डिस्चार्ज कर लेना है S22 से। यहाँ ये प्रिकॉशन लिखा हुआ है, सो दैट कि कैपेसिटर का जो करंट है, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो काम करने वाले को नुकसान ना पहुंचाए। ये LR स्विच है, लोकल और रिमोट स्विच, यहाँ क्लियरली विजिबल होगा, ये लोकल और रिमोट स्विच है, ठीक है। लोकल साइड रखेंगे तो लोकल से ऑपरेशन होगा, रिमोट में रखेंगे तो कंट्रोल रूम से ऑपरेशन होगा, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर जो है ये क्या है, टेम्परेचर का सेंसर है, ठीक है। टेम्परेचर जो है जिस टेम्परेचर से लिमिट पर इसको सेट कर देंगे, उस टेम्परेचर से बिलो जाने पर ये कैबिनेट में लगे हुए हीटर को ऑन कर देता है। हीटर को ऑन करने के बाद जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नॉर्मली इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ पाती है क्योंकि उतना ज़्यादा फॉगी वेदर जनरली नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये फॉगी वेदर ज़्यादा होता है, वहाँ पर इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कैपेसिटर का सेक्शन है, ये कैपेसिटर है और उसके साथ में दो रेसिस्टर जो लगे होते हैं और एक डायोड लगे होते हैं। ये डायोड हो गया, ये दो रेसिस्टर लगे हुए हैं, इन दोनों में से एक जो है चार्जिंग रेजिस्टर होगा और एक डिस्चार्जिंग रेजिस्टर होगा। ड्राइंग में हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा है, कैसे कब चार्जिंग रेजिस्टर काम करता है, कब डिस्चार्जिंग रेजिस्टर काम करता है। डायोड जो है वो यूनी डायरेक्शनल चार्जिंग करंट अलाउ करता है, मतलब ये कैपेसिटर चार्ज होने के लिए इस डायोड के थ्रू करंट लेगा, इस डायोड के थ्रू ये रिटर्न करंट नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ MCBs हैं, ड्राइंग में आप इसको देखेंगे तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा। F19 और F21 DC सोर्स 1 और DC सोर्स 2 के MCB है। DC सोर्स 1 F19 से एंटर करता है और DC सोर्स 2 जो है F21 से करता है। F20 और F16 ये क्या है, AC के हैं, दोनों MCB जो है AC के हैं। आप अगर देखेंगे तो F16 जो है ये मोटर, स्प्रिंग चार्ज के लिए जो मोटर है उसको कंट्रोल करने वाला है MCB, और F20 जो है इस कैबिनेट का, इस केबिन का अपना जो ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट का मतलब ये पावर सॉकेट हो गया, यहाँ पर पावर सॉकेट है, इसको पावर सप्लाई चाहिए। ये जो थर्मोस्टेट से होता हुआ हीटर जलता है केबिन का, इसको सप्लाई चाहिए। इसके अलावा क्या है, यहाँ बल्ब है, सॉकेट है, इसको सप्लाई चाहिए। ये सप्लाई जो है बल्ब को कहाँ से आती है, या तो किसी डोर स्विच से आती है या फिर इसके लिए सेपरेटली एक स्विच प्रोवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो इन सब का जो ऑक्सिलरी पावर इन केबिन का है उसके लिए जो है F20 एक सेपरेट MCB दिया हुआ है। अभी ये सारे MCBs ऑफ है क्योंकि इस ब्रेकर को हमने बंद करके रखा है इलस्ट्रेशन के पर्पज से, और जब सर्विस में होगा तो ये सारे MCBs ऑन होंगे, ठीक है ना। अब रही बात की MCB जो है वो F19 और F21 ये मेन दो है जो हमारे कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है, और F16 जो है ये हमारे स्प्रिंग चार्जिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग चार्जिंग के मोटर को जो कमांड मिलेगा, स्प्रिंग चार्जिंग के मोटर को जो पावर मिलेगा वो इस F16 के माध्यम से ही मिलेगा। चलिए, इसके बाद जो है मेजर कॉन्टैक्टर से इधर क्या क्या है, K12 क्या है, DC सोर्स 1 मॉनिटर या DC सोर्स 1 का सुपरविजन करने वाला कॉन्टैक्टर। K13 क्या है, DC सोर्स 2 का सुपरविजन करने वाला कॉन्टैक्टर, ठीक है। उसके बाद K75 क्या है, एंटी पंपिंग का कॉन्टैक्टर। एंटी पंपिंग का कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर बेसिकली जो है अभी ये डी एनर्जाइज्ड है इसलिए कोई रिस्क की बात नहीं है। एंटी पंपिंग का जो कॉन्टैक्टर है इसका मेन बॉडी ये है, ये जो है इसके ऊपर एक एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है, ये जो है एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है। इसके अंदर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक NO कॉन्टैक्ट है, एक NC कॉन्टैक्ट है, ये एक NC कॉन्टैक्ट है,
और फिर से एक NO कॉन्टैक्ट है, मतलब साइड साइड में 2 NO और 2 NC है। अगर इसमें और किसी की जरूरत हो, एडिशनल NO की जरूरत है, एडिशनल NC की जरूरत हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से एक एड ऑन कॉन्टैक्टर लगा देते हैं। या इनमें से कोई खराब हो गया, जैसे इस केस में जो है कोई पर्टिकुलर खराब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ऊपर में लगा लेंगे। ऊपर जो कॉन्टैक्टर लगाते हैं उसका भी नेचर स्पेसिफाइड होता है, देख रहे हैं, ये NC के लिए है, मतलब NC का एक एड ऑन लगा हुआ है। मतलब K75 में बेसिकली अभी जो यूज किया गया है वो क्या है, K75 का एक NC, 2 NC और इधर साइड वाला NO, और ये ऊपर NC, मतलब ये और ये 2 तार जो है, ये और ये 2 तार जो है NC के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ये 2 तार जो NO के लिए, ठीक है। अब ये 2 तार आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, नीचे से ऊपर कनेक्शन आता है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। उसी तरीके से ये जो वायर है, ये इसके ऊपर जो यहाँ वायर होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, इस पॉइंट पर ये वायर है, इसके साथ कनेक्टेड होगा, एडजेसेंट। कॉन्टैक्टर में जो है कैसे कंडक्शन होता है, कब पिकअप होने पर कौन कंडक्शन करता है, नहीं करता है, और कॉइल एनर्जाइजेशन कैसे होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, शायद 2 या 3 नंबर वीडियो होगी, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, लिंक दे दूंगा इसका। ये जो है इसका A2 पॉइंट है कॉइल एनर्जाइजेशन के लिए, नेगेटिव पावर जो है, और इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ पर A1 पॉइंट होता है, इस जगह पर ये कॉइल एनर्जाइजेशन के लिए इसका पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो K75 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, K10। K10 क्या है, डेंसिटी, गैस प्रेशर का डेंसिटी जो मॉनिटर करता है उस कंपोनेंट के कॉन्टैक्ट का मल्टीप्लायर। बहुत लोग इसको सीधा सीधी क्या कहते हैं कि गैस प्रेशर कंट्रोल करने वाला कॉन्टैक्टर है, सीधी भाषा में कह सकते हैं। लेकिन हम लोग देखे थे कि गैस के प्रेशर की मॉनिटरिंग करने वाला एक डिवाइस लगा था जिसका नाम था B4, देखिए B4 का टर्मिनल जो है इस जगह पर दिखता है। B4 के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं और B4 के जितने वायर हैं वो इस जगह पर दिखते हैं, ठीक है। ये B4 का वायर और B4 का जो इक्विपमेंट है ये जस्ट इसके ऊपर है। B4 का इक्विपमेंट इसके जस्ट ऊपर में लगा हुआ है, और वहीं से जो है NO और NC के वायर जो है यहाँ नीचे आए हुए हैं। ये जब गैस प्रेशर ठीक होगा, लॉकआउट की कंडीशन के बाहर होगा, लॉकआउट की कंडीशन के अबव होगा, तो ये गैस प्रेशर का जो B4 कॉन्टैक्ट है, ये B4 कॉन्टैक्ट से एक NO कॉन्टैक्ट से होते हुए इस K10 को एनर्जाइज करता है, ठीक है। थ्योरी में इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ के रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार वर्बली जो है मोटा मोटी जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या NO इस्तेमाल किए गए, क्या क्या NC इस्तेमाल किए गए हैं, और बेसिकली उनका पर्पस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैं रफली बताते जाऊंगा। आप ड्राइंग के साथ इसको एक बार मिला लीजिए। अगर ड्राइंग में ऐसे डायरेक्टली कंफ्यूजन होता है तो जब जो ड्राइंग एक्सप्लेन की गई है उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और फिर मिला लीजिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। नीचे जो है टीबी है, टीबी की जो नंबरिंग है टर्मिनल ब्लॉक है, ये पूरे को ब्लॉक कहते हैं और एक पीस को टर्मिनल कहते हैं। ये एक पीस निकला तो टर्मिनल कहलाया, पूरा एक साथ आया तो इसको ब्लॉक कह दिया, ठीक है ना। ये डीसी सप्लाई के लिए है, ये भी डीसी सप्लाई के लिए है और एसी सप्लाई के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। ये मेन पावर एसी सप्लाई यहाँ पर आई है और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो इस जगह से हुई। एसी सप्लाई के लिए बस इतना ही सा है, इसके ऊपर सारा डीसी है। अब इन्हीं डीसी में जो है कुछ जो है आपको एनओएनसी जो ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के स्पेयर है वो भी होंगे, कुछ आपके कंट्रोल के भी होंगे। वो सब जो ड्राइंग में हम लोग बार बार कहते हैं कि X1 के टीबी नंबर इतना पर मिलेगा, X1 के टर्मिनल नंबर इतना पे मिलेगा, वो सब यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे आप किसी एक को देखिए ध्यान से तो यहाँ पर देखिए X1 का 5 नंबर लिखा हुआ है और ये 5 पे लगा हुआ है। X1 का 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर इस जगह पर और ये जो है 6 नंबर पे लगा हुआ है। तो सीमेंस वाले के केस में क्या होता है कि जो टर्मिनल नंबर होता है उसी के हिसाब से फेयरवेल भी प्लान किया जाता है, ठीक है। सीजीएल में ऐसा नहीं होता है, अल्स्टॉम वगैरह में भी जनरली ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन सीमेंस के केस में स्पेसिफिकली ऐसा ही होता है। जो यहाँ मार्क होगा वही मार्क होगा, इससे खोजने में आसानी होती है। अगर आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है तो आप आसानी से खोज सकते हैं। X1 का 54 कहाँ लगा, 54 में लगा, इसके सामने ये कहीं गया भी हुआ है। ये जितने हैं मोस्टली जो है ये क्या रहते हैं आपको एनओएनसी कॉन्टैक्ट के सीरीज रहते हैं मोस्टली। ये क्या है आप जब ड्राइंग देखेंगे तो उसमें स्पेयर एनओएनसी के भी दिए रहते हैं साइड से, वो आप यहाँ से मिला सकते हैं। आप इसको चाहें तो आराम से देख सकते हैं, कुछ इसको रीड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो यहाँ लिखा है बस वही चीज़ यहाँ पर होगा, सेम चीज़ होगा। जो यहाँ लिखा है वही सेम चीज़ यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसके आगे किसको कनेक्ट करते हैं ये हम लोगों ने जब ड्राइंग पढ़ रहे थे तो बहुत स्पेसिफिकली आराम से पढ़ लिया था। प्राइम डीसी सप्लाई इन 2 पॉइंट से होती है। डीसी सोर्स 1 जो है इस पॉइंट से होता है और डीसी सोर्स जो है 1 और 2 से होता है, ठीक है। सोर्स 1 जो है वो आप देखेंगे तो X1 का 1A और X1 का 2A, ये डीसी सोर्स 1 का पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया गया है, और X1 का 1 और X1 का 2, ठीक है। ये डीसी सोर्स 2 का पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये दोनों डीसी सोर्स 1 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों डीसी सोर्स 2 के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए सॉरी, अब जो है ये डीसी सोर्स जो है
यहाँ पर अवेलेबल हो जाने के बाद ये यहाँ से एमसीबी में जाता है, एमसीबी से जाता है, इस पॉइंट को कहेंगे हम सप्लाई, ठीक है ना। इसके बाद ये जाता है एमसीबी में, मतलब सप्लाई का फर्स्ट कंट्रोल, और उसके बाद जो है एमसीबी से निकलने के बाद ये सोर्स बन के आगे सर्किट को चलाने के लिए जाता है। तो सबसे पहले इन दो कंडक्टर की बात करते हैं, K12 और K13। K12 और 13 सोर्स 1 का सुपरविजन और सोर्स 2 का सुपरविजन। तो ये ध्यान रखना है कि सोर्स 1 का जो सुपरविजन है उसका पावर सीधे इस टीवी से डिराइव होता है, मतलब एमसीबी को क्रॉस करने के पहले, एमसीबी को क्रॉस करने के बाद नहीं, एमसीबी को क्रॉस करने के पहले जो पावर अवेलेबल है वो सोर्स 1 के कॉन्टेक्टर को पिकअप कराएगा, एनर्जाइज कराएगा, और सोर्स 2 का पावर एमसीबी को क्रॉस करने के पहले, F21 को क्रॉस करने के पहले K13 को पिकअप कराएगा। मतलब अगर टीबी के पॉइंट तक पावर अवेलेबल है, एमसीबी ड्रॉप है, तो भी K12 और K13 पिकअप रहेगा। जैसे अभी देखिए, अभी ये दोनों कंडक्टर पिकअप है क्योंकि यहाँ पर डीसी सोर्स अवेलेबल है। हमने एमसीबी ड्रॉप कर दिया है तो सिस्टम में कोई पावर नहीं है, मतलब जो हमारा कंट्रोल सर्किट है वो भी पावरलेस है, लेकिन एमसीबी के एक टर्मिनल तक अभी पावर आ रहा है और वो पावर इस टर्मिनल से आ रहा है, इस टीवी से आ रहा है जहाँ सोर्स आया। तो वही दोनों सोर्स को ये जो है K12 और K13 सुपरवाइज करता है। चलिए, सुपरवाइज करने के लिए जो पिकअप होता है ऑब्वियस है कि अपने A1 और A2 पॉइंट से लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये A2 पॉइंट नीचे दिया हुआ है और इसी के डायगोनली अपोजिट ऊपर में इस जगह पर A1 पॉइंट होता है, इस जगह पर A1 पॉइंट होता है, ठीक है। इस जगह पर ये जो वायर पीछे से मैं दिखा रहा हूँ ये A1 पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, जैसे सोर्स 2 की पहले बात कर लेते हैं। सोर्स 2 का पिकअप होगा कब, जब सोर्स 2 अवेलेबल होगा। जब सोर्स 2 अवेलेबल होगा तो ये पिकअप रहेगा। उसके बाद क्या है, एक एनओ कॉन्टैक्ट और एक एनसी कॉन्टैक्ट निकाला गया है। अब ड्राइंग में आपको अभी तक जो बताया गया, कहीं पर सोर्स 2 के K13 के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसका कोई इंटरलॉक अभी बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो यहाँ से निकलता है ये टीवी पर आकर के अवेलेबल हो जाता है। अगर यूजर सोर्स 2 के फेलियर के केस में कुछ ऑपरेशन कराना चाहे, फेलियर के केस में, तो क्या होगा, इसके एनसी से जो निकला, एनसी से क्या निकला 32, ऊपर क्या है 31 और 32 जो वायर है जो टीवी पे अवेलेबल होगा। आप जब ड्राइंग देखेंगे तो आपको टीवी नंबर उसमें आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो वायर है, ये जब सोर्स 2 के फेलियर में कुछ एनंसिएशन या कुछ ऑपरेशन कराना हो तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर सोर्स 2 के अवेलेबिलिटी को कहीं दर्शाना हो, इंडिकेशन करना हो, तो K13 का 13 और 14 ऊपर देखेंगे तो ये 13 लिखा है, 13 लिखा है, ठीक है ना। देखिए क्लियरली दिख रहा होगा, ये 13 लिखा है और 14 को इस्तेमाल करेंगे कब, ये एनओ है, मतलब जब K13 पिकअप रहेगा तो ये कंडक्टिंग रहेगा, K13 से K14 तक कंडक्टिंग है, ठीक है ना। मतलब सोर्स 2 अगर अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी को कहीं दर्शाना हो एनंसिएशन में या उसकी अवेलेबिलिटी पे बेस्ड कोई ऑपरेशन कराना हो तो हम इस बार का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर तरीके से K12 क्या है, सोर्स 1 का सुपरविजन है। सोर्स 1 के सुपरविजन में किसको इस्तेमाल किया गया, एक एनसी, 2 एनसी और एक एनओ को, ठीक है ना, एक एनसी, 2 एनसी और एक एनओ को। तो जब आप ड्राइंग देखेंगे तो सोर्स 1 K12 का रोल दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया है, जो एनसी इसका एक एनसी है उसका इस्तेमाल किया गया है कैपेसिटर के माध्यम से ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए। जब भी सोर्स 1 फेल होगा तो इसका एक एनसी जो है, जो कैपेसिटर सर्किट से जुड़ा होगा, वो कैपेसिटर के माध्यम से ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, ठीक है। और एक एनसी और एक एनओ जो है इसका स्पेयर आकर के टीवी में अवेलेबल हो जाता है। ड्राइंग में देखिएगा आपको स्पेयर मिल जाएगा, ठीक। चलिए, K75 क्या, एंटी पंपिंग। एंटी पंपिंग क्या होता है भाई, जब कभी क्लोजिंग कमांड लगातार पंप हो रहा हो और जो इनजेन्युइन हो, जो उचित ना हो, तो उस कंडीशन में एंटी पंपिंग पिकअप जो है, एंटी पंपिंग क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। अभी आप देखिए एंटी पंपिंग ड्रॉप है, हालांकि अभी डीसी बंद है, लेकिन एंटी पंपिंग एक हेल्दी कंडीशन में ड्रॉप रहना चाहिए। अगर ब्रेकर ठीक है तो एंटी पंपिंग ड्रॉप रहेगा। अगर एंटी पंपिंग पिकअप हुआ पड़ा है, मतलब क्लोजिंग कमांड लगातार पंप हो रहा है, मतलब अभी जो है कहीं ना कहीं सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई लगातार क्लोजिंग कमांड को पंप कर रहा है, या तो टीएनसी स्विच का स्प्रिंग टूट गया, या कहीं कोई वायर शॉर्ट कर गया टीएनसी के बैक में, या अगर रिले से कमांड आता है कभी, तो रिले से कमांड जो है लगातार आ रहा है किसी कारण से, तो K75 का डी एनर्जाइज रहना जो है हमारे लिए हेल्दी सिस्टम की पहचान है। तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट का यूज आप देखेंगे ड्राइंग में जब, तो क्लोजिंग सर्किट में, और लगातार 3 एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया क्लोजिंग सर्किट में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी जो है एनसी है, एड ऑन ब्लॉक से एनसी लगाया गया है। नीचे जब आप देखेंगे तो ये एनओ कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट एनओ, मतलब साइड में 2 एनओ और बीच में 2 एनसी। तो 2 एनसी यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 एनसी यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब ये 3 एनसी जो है ये सीरीज में इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे क्या रहता है कि सीमेंस वाले डायग्राम में क्या रहता है कि सीधा नंबर दिया रहता है, जिससे इसको पढ़ करके थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिना ड्राइंग के जानना कि कौन सा वायर कहाँ गया, क्योंकि सारे वायर बंडल होकर पीछे चले जाते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो आपको बंडल खोल करके वायर ट्रेसिंग करनी होगी। तो ये 3 एनसी है, एक एनसी ये और इसके ऊपर का 31-32 K75 का यहाँ 32 लिखा है
यहाँ पर 31 लिखा हुआ है तो 31 32। दूसरा एनसी क्या हो गया 21 और 22 21 22। और तीसरा एनसी क्या हो गया 61 और 62। तो 3 एनसी सीरीज में लेके क्लोजिंग में इस्तेमाल किया गया है। और एक जो K75 का एनओ है, ये क्या किया गया है, K75 का इस एनओ का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, एक इंटरलॉकिंग सर्किट होती है, आप देखेंगे उसको, आपको पता चल जाएगा। इंटरलॉकिंग सर्किट ऑटो रिक्लोजर के लिए इस्तेमाल होती है, ड्राइंग्स वगैरह के पेज 2 में दी रहती है जनरली, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए K75 का चैप्टर खत्म। अब आ जाते हैं K10। K10 में क्या है हमारे पास में, अंदर में सेम तरह का कॉन्टैक्टर है। ठीक है ना, ये K10 है, ये पूरा सेगमेंट K10 है, ये पूरा सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, पोल्स कितने हैं इसमें भाई, ये 2 में लगे हुए हैं और एक ये खाली है। ठीक है, यहाँ तक K75 है, मतलब एक और बीच में खाली है 2 3 और एक खाली है 4, टोटल 4 पोल्स है। ठीक है ना, मतलब 4 एड ऑन कॉन्टैक्टर जो है लगाए जा सकते थे और 3 लगाए गए हैं एड ऑन ब्लॉक और एक छोड़ दिया गया, एक खाली है, जरूरत पड़ने में दोबारा लगा सकते हैं। चलिए, एड ऑन जो है वो एनसी है और एक एनओ, मतलब 2 एनसी एड ऑन है और एक एनओ है। नीचे में जो है जैसे बाकी में था वैसे ही साइड में एनओ और बीच में एनसी। नीचे में क्या है, जैसे साइड में एनओ और बीच में 2 एनसी। ठीक है ना, तो इसमें अब चलते हैं K10 का। K10 का इस्तेमाल कहाँ है भाई, K10 एक हेल्दी कंडीशन में सीमेंस के ड्राइंग के हिसाब से पिकअप होना चाहिए। इसको पिकअप होने के लिए पॉजिटिव पावर कहाँ से मिलती है, B4 से। जब ये पिकअप रहेगा तो इसका एनओ कंडक्टिंग रहेगा। ये पिकअप है मतलब गैस प्रेशर हेल्दी है, मतलब इसका एनओ कॉन्टैक्ट जो है वो कंडक्टिंग होगा। और कंडक्टिंग जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, क्लोजिंग में, ट्रिपिंग सर्किट 1 में और ट्रिपिंग सर्किट 2 में। मतलब 3 एनओ की जरूरत है। 3 एनओ इस्तेमाल हुआ है क्या, एक सबसे साइड वाला ये एनओ K10 का 44, ऊपर जो है 43 होगा, ऊपर जो है 43 होगा, 43 यहाँ देख सकते हैं, 43 44, ये एनओ जो है एक हो गया। दूसरा एनओ क्या हो गया 14, ऊपर 13 होगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर 13 होगा, इस जगह पर, तो इस जगह पर जो है 13 14 दूसरा एनओ। और तीसरा एनओ क्या हो गया 54, ऊपर 53 है, 53 और 54। ये क्या है 3 एनओ का इस्तेमाल कहाँ से कर लिया गया, एक जो है क्लोजिंग में, क्लोजिंग, दूसरा ट्रिपिंग 1 और तीसरा ट्रिपिंग 2। ठीक है ना, अब जो है एनसी का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, तो एनसी का एक इस्तेमाल क्या, जब ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कि गैस प्रेशर लॉकआउट हो चुका है। ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप होने का मतलब B4 जो है सिग्नल नहीं एक्सटेंड कर रहा है, मतलब गैस प्रेशर अब सेफ लिमिट से कम है, तो लॉकआउट हो चुका है। तो जब ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप है तो इसका एनसी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करके क्या करेगा, कंट्रोल रूम में एक एनंसिएशन भेजेगा कि गैस प्रेशर जो है डेंजरसली लो है। अब जो है गैस प्रेशर की वजह से ब्रेकर लॉकआउट हो चुका है, ब्रेकर का ऑपरेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। ब्रेकर का ऑपरेशन एनओ की वजह से अलाउ नहीं होगा, एनसी की वजह से नहीं, एनओ की वजह से ब्रेकर का ऑपरेशन अलाउ नहीं होगा। चूंकि एनओ जो है ड्रॉप कंडीशन में कंडक्ट ही नहीं करते हैं तो क्लोजिंग ट्रिपिंग कोई सर्किट चलने ही नहीं देंगे। लेकिन एनसी क्या करेगा, एनसी जाकर के कंट्रोल रूम में जो है ये एनंसिएशन देगा कि गैस प्रेशर ड्रॉप आउट के चलते ब्रेकर को लॉकआउट कर दिया गया है। ठीक है, एक एनसी का इस्तेमाल हो गया। 2 एनसी जो है आप जब ड्राइंग में देखेंगे पेज 2 में, तो उसका रिक्लोजर के लॉकआउट में इस्तेमाल किया जाता है, रिक्लोजर के लॉकआउट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक का और एक और 3 था एनसी ना, एक का हमने बोल दिया लॉकआउट के एनंसिएशन में, एक का रिक्लोजर में इस्तेमाल करते हैं, रिक्लोजर के इंटरलॉक में, और एक और जो एनसी है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप देखिएगा, ट्रिपिंग सर्किट 1 में जो है डायरेक्टली अगर K10 ड्रॉप हो जाता है, मतलब गैस प्रेशर जो है खत्म ड्रॉप हो जाता है, तो ट्रिपिंग इंस्टेंटेनियसली कराने के लिए, K10 के एक एनसी से भी ट्रिप सर्किट 1 को कमांड जाता है। आप ड्राइंग में देखिएगा एक बार, जो मैंने बताया उसमें इसके बारे में बताया है। K10 के एक कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल, जो एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल डायरेक्टली ट्रिपिंग के लिए होता है। किस केस में, जब गैस प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जब गैस प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो अब हम लोग आ गए हैं क्या, ब्रेकर के पीछे साइड में। ब्रेकर के पीछे साइड में आगे हम लोग जो है मोस्टली चीज देख लिए थे। चलिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या, ये स्प्रिंग चार्ज का मोटर है। ठीक है ना, स्प्रिंग चार्ज का मोटर है, 220 वोल्ट ऑपरेटर। जब ये चलता है तो इसके शाफ्ट से ये गियर घूमता है और इस गियर से कपल्ड जो है मैग्नेटिज्म बॉक्स। ठीक है ना, जब ये चलेगा तो स्प्रिंग चार्ज का मोटर जो है रन करेगा और जो है मैग्नेटिज्म को, स्प्रिंग को चार्ज करेगा। यही आगे का जो क्लोजिंग स्प्रिंग है, यही पार्ट जो है आगे से हम लोग को दिखता था। जैसे आगे में पॉइंट था वैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये इस पोजीशन पर है, मतलब स्प्रिंग चार्ज है, यहाँ रहेगा मतलब स्प्रिंग डिस्चार्ज है। ठीक है ना, ब्रेकर के मैग्नेटिज्म से देखिए ये कपल्ड है, ब्रेकर के मैग्नेटिज्म से ये पोर्शन कपल्ड है। और ये जो है क्या है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। किसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ब्रेकर का अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसको कि 52A और 52B से दिखाया जाता था, है ना। 52A और 52B से दिखाया जाता था, एनओ और एनसी। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें चारों साइड टर्मिनल है। यहाँ से 1 2, इधर पीछे दिख रहा होगा यहाँ पर आपको 3, इस तरफ में भी है, इस तरफ में भी जो है इसका टर्मिनल है पीछे साइड में।
और उसके बाद जो है नीचे साइड में भी यहाँ पर इसके पीछे में है, ये देखिए इसके पीछे साइड में टर्मिनल है, ठीक है, ये पीछे टर्मिनल है। तो ये डायगोनली है, यहाँ भी जो है ये कॉन्टैक्ट जो है साफ साफ डायगोनली रहता है, मतलब इन दोनों में कोई कंटिन्यूटी नहीं आती है कभी नहीं, ये दोनों सेपरेट है, ठीक है ना। इसकी कंटिन्यूटी आएगी किसके साथ, नीचे जो डायगोनली अपोजिट है इसके साथ, यहाँ नीचे पीछे साइड में जो है यहाँ जो है इसके साथ में कंटिन्यूटी आएगी, मतलब ये डायगोनली अपोजिट के साथ में आएगी। और इसकी कंटिन्यूटी किसके साथ आएगी, यहाँ जो है इसके डायगोनली अपोजिट में, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा एनो है कौन सा एनसी है, पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ड्राइंग उठाइए, किसी एक दो का फेरूल पढ़िए और उसके अपोजिट वाले का फेरूल पढ़िए और ड्राइंग से मैच कर लीजिए एनो है कि एनसी। जैसे इस पर्टिकुलर ब्रेकर में जो है ये क्या रहता है, ये पॉइंट जब अपने नीचे के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के साथ कांटेक्ट बनाता है तो ये किस नेचर का स्विच रहता है, ये जो है ये किस नेचर का स्विच है, ये सी नेचर का स्विच एनसी है, ठीक है ना। और जब ये नीचे वाला अपने डायगोनली अपोजिट ऊपर वाले के साथ में बनाता है, ये नीचे से यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो बनाता है, तो ये डायगोनली अपोजिट वाला जो होता है ओ नेचर का होता है, मतलब ये एनओ कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये जो होते हैं एनसी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ब्रेकर का अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया। अब रही बात कि कैसे काम करता है, ये स्पेसिफाइड हम लोगों ने ड्राइंग के डिस्कशन में देखा था, डिस्कस करा था, ठीक है ना। ये देखिए ये ट्रिपिंग कॉइल है, 2 ट्रिपिंग कॉइल, अभी इसमें आपको एक ही ट्रिपिंग कॉइल कनेक्टेड दिख रहा होगा, एक ट्रिपिंग कॉइल जो है खोला हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रिपिंग कॉइल रहते हैं, दोनों ट्रिपिंग कॉइल के लिए यहाँ पर सेपरेट कनेक्शन दिए रहते हैं, ट्रिपिंग कॉइल 1 ट्रिपिंग कॉइल 2, ठीक है ना। आप किसी को भी नोट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर पहले से दिया होता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा जब आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैनुअली ओपन के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। मैनुअली ओपन के लिए एक पॉइंट दिया हुआ करने का मतलब क्या कि आप जो है यहाँ सेपरेटली प्लंजर अवेलेबल नहीं कराया गया है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्लंजर, कोई रॉड डाल करके या कोई मोटा सा चीज़ डाल करके इसको पुश करेंगे तो ब्रेकर मैनुअली ट्रिप कर जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये 2 जो है ट्रिपिंग कॉइल का पोजीशन है। ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या है, क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग कॉइल जो है ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है, सीमेंस के केस में क्लोजिंग कॉइल है। ये क्लोजिंग कॉइल जो है ये जो है क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है ना। क्लोजिंग कॉइल जो है इसका अपना एक पोजीशन बना हुआ है और उसके बगल में एक होल दिया हुआ है और यहाँ क्या लिखा है, मैनुअली क्लोज, मतलब यहाँ जो आप एक प्लंजर को ठोक सकते हैं, इसको ठोकने से मैनुअली ब्रेकर क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। अब जो है ओवरव्यू जो है हम लोग ब्रेकर के मैकेनिकल पार्ट का कर लिए, ब्रेकर कब ऑपरेट होता है, कौन सा शाफ्ट किधर मूव करता है। जिस B4 की बात कर रहे थे वो B4 पीछे से एक्सेसिबल है, B4 का जो कांटेक्ट पॉइंट्स वगैरह है, फेरूल वगैरह वो आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। और अगर उसके जो अपने कांटेक्ट पॉइंट्स है वो आपको देखना है तो कुछ लाइट जला करके आप इसके अंदर जो देख सकते हैं। इसके अंदर जो है B4 के जो पॉइंट दिए रहते हैं 21, 22, 23 ऐसे करके, 21 और 22 जो है एनसी रहेगा, 21 और 23 जो है एनओ रहेगा, इस तरीके के जो दिए रहते हैं वो इसके भीतर आपको मिलेंगे। मतलब जब आप ये जो है लग के साथ क्रिम्प किया हुआ वायर निकाल कर बाहर करेंगे ये सारे वायर्स, तब जा करके आपको अंदर में वो नंबरिंग पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये B4 इस जगह पर है और यही गैस डेंसिटी मॉनिटर है, यही गैस प्रेशर को मॉनिटर करता है। डिवाइस ऊपर लगा, हम लोगों ने थोड़ी देर देखा था। तो बेसिकली जो है हम लोगों के पास जो है तो क्या है, हम लोग जो है अभी इसके ब्रेकर के बारे में मैकेनिकली कैसे काम करता है ओवरव्यू देखे, इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टैक्टर्स है, MCBs हैं कैसे काम करती है वो सब देखे, और ब्रेकर का जो है पोल का मूवमेंट कैसे होता है ये देखे, ऑक्सिलरी स्विच कहाँ प्लेस्ड होता है, कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस कहाँ प्लेस्ड होता है, ये सारी चीज़ें देखे। LED का इंडिकेशन क्लोज और ट्रिप के लिए रेड और ग्रीन जो है, सब छोटी बातें बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये सब अंडरस्टूड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ब्रेकर को ड्राइंग में पढ़ने के बाद जब फिज़िकली यहाँ पर आप देखें और फिज़िकली ब्रेकर को देखने के बाद जो ड्राइंग है उसके साथ इनका मिलान कर सके, इतना कॉन्सेप्ट जो है आपके पास अवेलेबल हो गया हो, आसानी से आपके पास जो है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हो, इसकी मैं आशा करता हूँ। साथ में आप लोग बने रहिए। आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के एक और वीडियो में CGL के ब्रेकर के बारे में या अन्य जो ब्रेकर्स अवेलेबल होते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। इस वीडियो में जो दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ जो नॉलेज शेयर करने का ये मेरा प्रयास है उसमें मेरा साथ दे और खुश रहे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी दिवाली। अगला वीडियो जल्द।